तो कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ योगेश में। आप लोगों के लिए आजकल परीक्षावाणी की क्लासेस चल रही हैं, आप सभी लोग जानते हैं। और आज की क्लास और कल की क्लास, दो क्लासेस आप बिना बोर्ड के एडजस्ट कर लीजिए। परसों शायद ऑफ रहेगा आपका, क्योंकि मैं परसों चला जाऊंगा, मतलब कल निकल जाऊंगा, लेकिन कल की वीडियो आपके लिए प्रोवाइड करा दूंगा। तो परसों मैं पहुंचूंगा देहरादून, तो उस दिन तो वीडियो दे नहीं पाऊंगा, लेकिन मंडे से आपकी प्रॉपर क्लासेस उसी तरीके से आएंगी जैसे हम लोग चल रहे हैं। दूसरी बात, टेलीग्राम भी आप लोग देख ही रहे हैं, जो मैं क्लास यहाँ पे आपको बताता हूँ, जो समझाता हूँ, इसी की क्विज हम लोग शाम को कर ले रहे हैं। तो ये आपके लिए निश्चित तौर पे फायदा होगा। ठीक है, तो आज देख लीजिए, अगला चैप्टर निकाल लीजिए आप, चैप्टर नंबर 21। ठीक है, जिसके अंदर आपको उत्तराखंड विज्ञान प्रौद्योगिकी पर्यावरण प्राचीन मापतौल प्रणाली है, उसने दिया है टॉपिक का नाम। ठीक है, चैप्टर नंबर 21 उत्तराखंड विज्ञान प्रौद्योगिकी यानी साइंस टेक्नोलॉजी एनवायरनमेंट एंड प्राचीन मापतौल प्रणाली जो है। ठीक है, जैसे आजकल आप कोई चीज़ मापतौल करते हैं, किलोग्राम वगैरह, ये सब बांट वगैरह होते हैं, तो पहले क्या चलती थी उससे भी क्वेश्चन आता है। ये चैप्टर भी हम अच्छे से तैयार कर लेंगे। दूसरी बात, जो स्टार्टिंग के परीक्षावाणी में वन लाइनर दिए हुए हैं, उसको तैयार करने का तरीका मैंने आपको बता दिया है। होपफुली आपने दो चैप्टर जो मैंने आपको करा रखे हैं, उत्तराखंड ऊर्जा संसाधन, और जो दूसरा चैप्टर मैंने आपको पहले दिन कराया था उत्तराखंड में प्रमुख संग्रहालय वगैरह, उसके आपने एमसीक्यू का मतलब वन लाइनर कर लिए होंगे, मैं मानता हूँ। और आज जो तीसरा चैप्टर है, इसके आप लोग कर लेंगे, क्योंकि मैं बिना सेटअप के पढ़ा रहा हूँ, बिना बोर्ड के पढ़ा रहा हूँ, तो आप लोगों के लिए पहले इजी चैप्टर में करा रहा हूँ। ठीक है, जो मेरे को ज़्यादा एफर्ट ना लगाना पड़े, तो आप लोग निकाल लीजिए चैप्टर नंबर 21। ठीक है, उत्तराखंड का जो चैप्टर है, उसके अंदर चैप्टर दिए है विज्ञान प्रौद्योगिकी। अब उस स्टार्टिंग में जो थ्योरेटिकल चीज़ें उसने दी हैं, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संबंधी शोध एवं विकास के लिए कुछ नहीं पढ़ना है आपने। ठीक है, ये तो पढ़ते रहना, आप वनडे एग्जाम है उसके हिसाब से जो भी एग्जाम में आपका पेपर में देखने को मिलेगा, वो कोई ऐसी चीज़ें नहीं देखने को मिलती, इसको आप लोग स्किप कर सकते हैं। ठीक है, पहला आया है यूके विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद, यानी उत्तराखंड विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद। ये अब देखो, ये कब स्टैब्लिश हुआ था ये आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, उत्तराखंड विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद की स्थापना कब हुई थी ये आपको देखना है, और ये कब बनी थी। 21 फरवरी 2005 को इसकी स्थापना हुई थी, इतना आप लोग देखना। इसके अलावा कुछ नहीं देखना है, जरूरत ही नहीं है। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा उत्तराखंड विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद की स्थापना कब हुई थी, यानी उत्तराखंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल, यानी UKSC, मतलब साइंस ST टेक्नोलॉजी एंड क्या परिषद काउंसिल। ठीक है, प्रौद्योगिकी परिषद यानी काउंसिल, इसकी स्थापना कब हुई थी, यही आपको यहां से क्वेश्चन पूछेगा। इसके अलावा आपका यहां से क्वेश्चन पूछना बहुत ज्यादा मुश्किल है। दूसरा उसने दिया उत्तराखंड विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान केंद्र, यानी उत्तराखंड में जो साइंस है, यानी साइंस एजुकेशन है, और उसके लिए जो रिसर्च होता है उसका जो सेंटर है, यानी साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर, यानी उत्तराखंड साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर, यानी उत्तराखंड विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान केंद्र, यानी सेंटर है उसका। ये भी क्वेश्चन पूछेगा, तो इसकी स्थापना आप लोगों ने हाईलाइट करनी है। 2 फरवरी 2006 को इसकी स्थापना की गई थी। और ये दोनों ही चीज कहाँ पे हैं, अगर कोई भी क्वेश्चन पूछेगा तो बेसिकली आप जानते हैं कि देहरादून में ही होंगी, इसको सर्च कर लेना ये कौन सी जगह पे है। और क्वेश्चन आपसे यही पूछेगा कि कब स्टेब्लिश अपने आप में हुआ था, तो आपको ये अपने दिमाग में क्या रखना है, ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट दिया है उत्तराखंड अंतरिक्ष उपयोग केंद्र, यानी सुदूर संवेदन, सुदूर शिक्षा, प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन, आपदा प्रबंधन आदि क्षेत्रों में विकास हेतु उत्तराखंड अंतरिक्ष, यानी सिंपल सी बात है, जैसे अंतरिक्ष उपयोग केंद्र सैटेलाइट वगैरह के माध्यम से जो एजुकेशन वगैरह इस टाइप की चीजें हैं, इसके लिए जो इसकी स्थापना की थी सितंबर 2005 को की गई थी, एक स्वायत्त शासी संस्था के रूप में की गई थी। इतना आपको ध्यान रखना है। यानी ओवरऑल कहने का जो मतलब है, अगर आप पेपर में बैठते हैं तो कोई आपसे ऐसा क्वेश्चन थोड़ा ना पूछेगा कि क्यों बना है, कैसा बना है, ये तो सब आपसे इंटरव्यू के पर्पज से, आपको मेंस राइटिंग जहाँ पे आंसर राइटिंग होती है उसके पर्पज से आपसे याद रखना होता है। लेकिन अगर आप वनडे एग्जाम देने बैठते हैं, UKSC वगैरह की एग्जाम देते हैं, तो वहां तो आपसे क्वेश्चन डायरेक्टली पूछना है उसने कि उत्तराखंड विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद कब बना था, उत्तराखंड विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान केंद्र कब बना था, उत्तराखंड अंतरिक्ष उपयोग केंद्र कब बना था, यही आपसे पूछेगा, इसके अलावा कुछ नहीं पूछता है। ठीक है, अगला दे रहा है स्टैग, भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सहयोग से राज्य में रूटैग, रूरल टेक्नोलॉजी एक्शन ग्रुप योजना चलाई जा रही है, जिसका उद्देश्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी को ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचाकर लोगों को जीवन स्तर को उठाना है। ठीक है, तो आपको यहां से इसकी थ्योरी न पढ़ के सिर्फ इतना याद रखना कि स्टैग क्या है। आप लोगों से अगर पूछ दे स्टैग क्या है, स्टैग का मतलब क्या है, रूरल एरिया जो है, यानी जो ग्रामीण क्षेत्र है, वहां पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी को पहुंचाना है, लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए काम करना है। इतना ही बताना चाहिए कि स्टैग क्या है, कैसे बना, कुछ नहीं पढ़ना है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन स्टैग। अगला देखा है प्लेनेट अर्थ कार्यक्रम। प्लेनेट अर्थ कार्यक्रम में क्या होता है वो देखिए, वैज्ञानिक प्रतिभाओं को राज्य एवं देश के सामने लाना जिन्हें कोई नवीन अन्वेषण किया हो। यानी अगर आप
कोई न्यू इनोवेशन करते हैं, आपने कोई चीज़ बना दी जो साइंस के क्षेत्र में एक प्रकार की क्रांति आ गई आपके उस मतलब बनाने से, यानी आपने बहुत बेहतर चीज़ को डेवलप कर दिया और उसके लिए क्वेश्चन आपसे पूछता है, मतलब आपसे पूछा गया कि ये जो प्लेट अर्थ कार्यक्रम है इसका संबंध किससे है। आपका ये क्वेश्चन कभी कब स्टार्ट हुआ, क्या हुआ, कुछ नहीं पढ़ना है, प्लेट अर्थ कार्यक्रम का संबंध क्या है, जो देश मतलब राज्य के युवा हैं या कोई भी ऐसा जो साइंस के क्षेत्र में नया इनोवेशन करता है, उनकी प्रतिभा को आगे लाने के लिए एक कार्यक्रम है, ठीक है, यही आपको देखना है, बाकी कुछ नहीं। विज्ञान धाम एवं प्रौद्योगिकी शिक्षा एवं उद्योग से जोड़ने के क्रम में झाझरा देहरादून में विज्ञान धाम की स्थापना की गई। तो क्वेश्चन पूछेगा विज्ञान धाम कहां स्थापित किया गया, झाझरा देहरादून में, ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है इससे। अगला देखिए आप लोग आरोही परियोजना हालांकि पुरानी हो चुकी है, अब ये क्वेश्चन बहुत कम चांसेस हैं, ऐसे क्वेश्चन आते नहीं हैं क्योंकि बहुत ओल्ड स्कीम है, अब तो न्यू करंट अफेयर वगैरह आपका एग्जाम में पूछेगा। आरोही स्कीम किस चीज से है, हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में कंप्यूटर शिक्षा, यानी आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए आरोही स्कीम का संबंध कंप्यूटर एजुकेशन से है और कुछ भी नहीं पढ़ना। दूसरा ये कब से शुरू हुई थी, 2002 में माइक्रोसॉफ्ट तथा इंटेल कंपनियों के सहयोग से शुरू की गई थी। अब देखो आपसे क्वेश्चन आता है पेपर में, आरोही योजना का संबंध किससे, आपने बोला कि कंप्यूटर एजुकेशन स्कूल में, कब से शुरू हुई थी, 2002 से शुरू हुई थी, किस चीज के लिए, किसने शुरू की थी, माइक्रोसॉफ्ट और इंटेल, इन दोनों ने मिलकर इसको, इंटेल ने द्वारा इनके सहयोग से इसको शुरू किया गया था। अब ये पुरानी स्कीम है, अब कितना आजकल इसका यूटिलाइज होता है, कितनी चल रही कितनी नहीं चल रही वो अलग चीज है, तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए सिर्फ आरोही योजना क्या है, ठीक है। अगला देख लीजिए शिखर परियोजना क्या है, एक्टेक और ECIL कंपनियों के सहयोग से यह परियोजना महाविद्यालय में रोजगार उन्मुख IT शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए। देखो शिखर परियोजना भी क्या है ही पढ़ना है, किसके सहयोग से हुई थी, क्या हुई थी, ये नहीं पढ़ना, और ये भी पुरानी स्कीम है, ये इस टाइप की स्कीम में पेपर में आने की चांसेस कम है, तो उसने सीधे सीधे दे रखा है कि ये क्या है, IT एजुकेशन, कहा इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एजुकेशन से संबंधित महाविद्यालयों में, जैसे आरोही कंप्यूटर शिक्षा स्कूलों में और जो आपका शिखर है वो महाविद्यालय में इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एजुकेशन से संबंधित है, इतना ही ध्यान रखना और कुछ भी नहीं पढ़ना, ठीक है। नीचे क्या दे रखा है, अकादमी परियोजना के तहत टिहरी के नरेंद्र नगर में HP द्वारा IT अकादमी की स्थापना की गई है। देखो ये क्वेश्चन आप क्या पता पूछ सकता है कभी आपसे कि जो IT इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी अकादमी टिहरी में स्थापित की, मतलब SP के सहयोग से किस जगह पे स्थापित की गई है, टिहरी के नरेंद्र नगर में। एक क्वेश्चन आप लोग ये याद रखना है, ठीक है, मतलब टिहरी के नरेंद्र नगर में IT अकादमी स्थापित की गई है HP द्वारा, हिंदुस्तान मतलब HP जो भी है, ठीक। अगला देखो सिस्को परियोजना के अंदर क्या होता है, यही चीजें पता होनी चाहिए और इसके डिटेल पढ़ने की या क्या है क्यों नहीं है ये कुछ नहीं पढ़ना है। इसमें क्या है, देखो सिस्को का राज्य सरकार के साथ तकनीकी संस्थाओं में वर्ल्ड वाइड कार्यक्रम संचालित करने व नेटवर्क के क्षेत्र में सर्टिफाइड नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन कोर्स चलाने हेतु समझौता हुआ, छात्रों को CCNA में डिप्लोमा डिग्री दी जा रही है, यह कार्यक्रम तकनीकी विद्यालयों में चलने, मतलब सिस्को अगर परियोजना है, सिस्को परियोजना एक तो आप स्किप कर सकते हो क्योंकि पेपर की दृष्टि से इंपॉर्टेंट नहीं है, और ओवरऑल अगर आपको ध्यान ही रखना है तो इतना याद रखना कि सिस्को परियोजना भी एक प्रकार की तकनीकी से संबंधित है विद्यालयों में, ठीक है। फिर ऑप्शन देख के आपके समझ आ जाएंगे। हर्मिटेज भवन की स्थापना कहाँ की गई, ये क्वेश्चन आप लोग ध्यान रखना, नैनीताल में हर्मिटेज भवन है, और इसके अलावा इसके अंदर के माइक्रोसॉफ्ट IBM सिस्को ऑरेकल ये कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है। उसके अलावा डी स्पेस डिजिटल लाइब्रेरी योजना, ये भी अपने आप में नाम से ही लग रहा है कि डिजिटल लाइब्रेरी यानी एक प्रकार के ऑनलाइन या डिजिटल माध्यम से आप पुस्तक है या जो सीखने वाली चीजें हैं उसको प्रोवाइड कराना, ये भी एग्जाम की दृष्टि से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। ज्ञानोत्कर्ष परियोजना अगला दिया है, ज्ञानोत्कर्ष मतलब ज्ञान का उत्कर्ष, तो ज्ञान से संबंधित ही है, इसको भी आप लोग स्किप कर सकते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी ये लिखा है इसने, इसको आप लोग स्किप कर सकते हैं, उतना नहीं पूछा जाएगा। हाँ यहाँ एक नीचे पॉइंट दिया है कि देहरादून के सहस्त्र धारा में 65 एकड़ क्षेत्र में IT पार्क दून साइबर टावर का विकास किया जा रहा है, यानी IT पार्क की स्थापना कहाँ की जा रही है, आप लोग सभी जानते हैं IT पार्क कहाँ है, देहरादून में। आपसे क्वेश्चन ही यही पूछता है कि IT पार्क कहां पर अवस्थित है, तो देहरादून में IT पार्क अवस्थित है, ठीक है। अगला देख लीजिए पंतनगर में जैव प्रौद्योगिकी के साथ सूचना प्रौद्योगिकी पार्क की स्थापना की गई है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा देहरादून में IT अकादमी की स्थापना की गई, जबकि नरेंद्र नगर में HP कंपनी द्वारा IT अकादमी। देखो टिहरी के नरेंद्र नगर में IT कंपनी बनाई है HP ने, वहां भी IT कंपनी है, देहरादून में IT अकादमी है, दोनों जगह IT अकादमी है, ठीक है। एक IT अकादमी दोनों जगह है, टिहरी में भी और देहरादून में भी। इसके अलावा जो जैव प्रौद्योगिकी यानी और सूचना प्रौद्योगिकी यानी जैव प्रौद्योगिकी सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान कहां पर है, अगर आपसे पूछता है ये है पंतनगर में, ठीक है। पंतनगर में आप लोग जानते हैं जैव प्रौद्योगिकी और सूचना प्रौद्योगिकी का दोनों का है, और IT वहां भी कहां, देहरादून में IT नरेंद्र नगर में भी है, ठीक है, इतना याद रखना। देहरादून के सेलाकुई में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क की स्थापना की गई है। अब सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क इतना नहीं पढ़ना है आपने, ठीक है। अगला सीधे पॉइंट देखो, ई गवर्नेंस। अब ई गवर्नेंस का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस, यानी आपको
चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से चीज़ों को प्रोवाइड कराया जाए। जैसे आप लोग ऑनलाइन चीज़ें होंगी, कई चीज़ें आप लोग देखते होंगे डिजिटल तरीके से आप लोगों तक सूचना पहुंच रही है, इलेक्ट्रॉनिक तरीके से आप लोग पहुंच रही है। तो सरकार का ये एक ध्येय रहता है कि लोगों को इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी के माध्यम से चीज़ों को प्रोवाइड कराया जाए, उसी को ई गवर्नेंस बोला जाता है। तो उत्तराखंड सरकार ने सन 2001 को ई गवर्नेंस वर्ष घोषित किया था, इतना आप लोग याद रखना, ठीक है। यानी उत्तराखंड सरकार ने उत्तराखंड को ई गवर्नेंस वर्ष कब घोषित किया गया था? सन 2001 में। अगला देखिए, एक क्वेश्चन ये आता है, देवभूमि नामक सॉफ्टवेयर का संबंध किससे है? देखो, इन लोगों ने एक देवभूमि सॉफ्टवेयर डेवलप किया है, ये क्वेश्चन भी आपको ध्यान में रखना है। देवभूमि सॉफ्टवेयर का संबंध पूछता है भू अभिलेख, यानी आपके जो लैंड रिकॉर्ड हैं वो सब ऑनलाइन रहेंगे। और ऑनलाइन जैसे आप लोग पहले आपकी कितनी जमीन है, कौन सा खेत नंबर है, किसके नाम की, ये सब चीज़ें आप ऑनलाइन मतलब आपको मिल सकती हैं। और वो एक ऐप बना रखी है, एप्लीकेशन बनाई है, जिसका नाम है देवभूमि ऐप, ठीक है। यानी देवभूमि ऐप का संबंध आप सीधे सीधे बनाना है देवभूमि नामक सॉफ्टवेयर किससे? भू अभिलेखों को, यानी लैंड रिकॉर्ड के लिए है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट, इसको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला देखिए, राज्य स्तरीय विस्तार नेटवर्किंग, ये छोड़ दीजिए। प्रदेश में स्टेट डाटा सेंटर, स्टेट पोर्टल व स्टेट सर्विसेज डिलीवरी गेटवे की स्थापना, ये कुछ नहीं पढ़ना है। राज्य में यूएनडीपी के सहयोग से 105 सरकारी विभागों में संस्थाओं की सूचनाएं उत्तरा नामक पोर्टल उपलब्ध कराई, ये आप लोग ध्यान रखना है। उत्तरा नामक पोर्टल किसके द्वारा मतलब किसके सहयोग से राज्य में चल रही है? क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। ये चल रही है यूएनडीपी। यूएनडीपी मतलब यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है। यूएनडीपी की स्थापना आप लोगों को पढ़नी है। यूएनडीपी क्या जारी करता है? मानव विकास रिपोर्ट आपका यूएनडीपी जारी करता है। पहली मानव विकास रिपोर्ट कब जारी हुई थी? मानव विकास रिपोर्ट को जारी करने में किस अर्थशास्त्री की महत्वपूर्ण भूमिका है? महबूबुल हक, आपने नाम सुना होगा, पाकिस्तानी अर्थशास्त्री हैं। यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम मानव विकास रिपोर्ट जारी करता है। भारत की मानव विकास रिपोर्ट में इस साल क्या रैंक रही, लास्ट ईयर क्या रैंक रही, ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ध्यान से सुनना, यूएनडीपी मैंने शब्द बोला है, इसके सहयोग से यहाँ पर उत्तरा नामक क्या चल रही है, एक प्रकार के नामक पोर्टल चलाया जा रहा है, इसको तो ध्यान रखना ही रखना है। बाकी यूएनडीपी की स्थापना एक याद रखोगे, सुन लेना, यूएनडीपी की स्थापना याद रखोगे। मानव विकास रिपोर्ट यूएनडीपी जारी करता है। पहली मानव विकास रिपोर्ट कब जारी की गई थी? उत्तराखंड की पहली मानव विकास रिपोर्ट मैंने पढ़ा था 2019, वो पूरा डेटा वगैरह मैंने करंट अफेयर में समझाया था आपको। उसके अलावा जो मानव विकास रिपोर्ट में भारत की लास्ट ईयर कौन सी रैंक है, ये करंट अफेयर के हिसाब से आपका लोअर पीसीएस वगैरह में महत्वपूर्ण होगा। और यूकेटीएससी एग्जाम भी इस प्रकार के क्वेश्चन पूछता ही है, इसको आप लोग ध्यान रखोगे, ठीक है। राज्य के नागरिकों को सिंगल विंडो के माध्यम से सेवाएं प्रदान कराने तथा रिकॉर्ड को अपडेट करने के लिए अर्बन पोर्टल उपलब्ध है, ठीक है। ये नहीं पूछता है, ठीक है। अगला आता है ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना। ई गवर्नेंस के अंदर केंद्र शासित राज्य में ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना कब से शुरू हुई थी? वर्ष 2009 से शुरू हुई थी, इतना ही याद रखना है, ठीक है। अभी क्योंकि पुरानी योजनाएं हैं, इससे यही फेमस क्वेश्चन बनता है, इसके अलावा कुछ नहीं पूछता है। जनाधार ई सेवा, ये क्या है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय जनाधार ई सेवा, आय, हैसियत, चरित्र, जाति प्रमाण पत्र 10 रुपये में, ये कुछ छोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसको। आयुष ग्राम कह रहा है, आयुष ग्राम का मतलब क्या होता है? जिससे जो आयुष का मतलब ही क्या है? जो औषधि वगैरह से संबंधित उपचार होता है, उससे संबंधित चीजें होंगी ये। नागरिकों को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सभी जिलों में एक आयुष ग्राम की स्थापना की प्रदेश सरकार की योजना है। इन ग्रामों में अस्पताल के अतिरिक्त स्वास्थ्य लाभ केंद्र, होटल व हर्बल गार्डन आदि होंगे, ये नहीं पढ़ना है। अब ये नाम से ही लग रहा है आपको आयुष ग्राम, आयुष का मतलब क्या होता है? औषधि युक्त उपचार ही तो है ना, आयुष से जो औषधि वगैरह से संबंधित चीजें होती है उसी के वो आती हैं आयुष के अंदर, ये भी आप लोग चाहें तो छोड़ सकते हैं। एक यहां पे याद रखना, राज्य का प्रथम आयुष ग्राम की स्थापना भवाली नैनीताल में की जा रही है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। जिसके पास पुरानी एनसीईआरटी, ये आपका परीक्षावाणी अगर उसकी बुक में नहीं है तो ये क्वेश्चन ध्यान से सुनना। राज्य के प्रथम आयुष ग्राम की स्थापना भवाली नैनीताल में की जा रही है, ठीक है, ये ध्यान रखना। राज्य के प्रथम आयुष ग्राम की स्थापना भवाली नैनीताल में की जा रही है। अगला आता है पतंजलि फूड एवं हर्बल पार्क। 25 फरवरी 2009 को केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री श्री इसने हरिद्वार में पदार्था गांव में रामदेव की, ये कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है। 2009 के है पतंजलि फूड एवं हर्बल पार्क, इतना याद रखना। बाकी हरिद्वार में हुआ सभी जानते हैं। सोलर सिटी के रूप में विकसित करने का 11 उत्तराखंड के देहरादून में समृद्ध, ये कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है। गैस पाइपलाइन आंवला, ये भी कुछ नहीं पढ़ना है। प्रो पुअर आईटी इनिशिएटिव प्रोजेक्ट, ये सब छोड़ दीजिए। जैव प्रौद्योगिकी, कृषि से लेकर अनेक क्षेत्रों में जैव प्रौद्योगिकी के महत्व को देखते हुए सरकार इसके शोध और विकास पर विशेष ध्यान दे रही है। पंतनगर में जैव प्रौद्योगिकी पार्क, अभी मैंने बताया था ना, जैव प्रौद्योगिकी पार्क कहाँ पे स्थापित किया गया? पंतनगर में, ये याद रखना। बाकी एक प्लांट टिश्यू कल्चर लैब की भी स्थापना, ये छोड़ दे। नैनीताल के पटवा डांगर में भी जैव प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना की गई है, ठीक है, दोनों याद रखना। नैनीताल के पटवा डांगर में जैव प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना की गई है, ध्यान से सुनना।
नैनीताल के पटवा डांगर में जैव प्रौद्योगिकी संस्थान, नैनीताल के पटवा डांगर में जैव प्रौद्योगिकी संस्थान, जबकि जैव प्रौद्योगिकी पार्क, बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहां स्थापित किया गया? पंतनगर में। ठीक है, इसके अलावा अगला पॉइंट है पर्यावरण संस्थान, पर्वतीय समस्याओं के समाधान के लिए कटारमल अल्मोड़ा में, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, पंडित गोविंद बल्लभ पंत हिमालय पर्यावरण विकास संस्थान, मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बताया था कहां पर स्थित है, अल्मोड़ा में। ठीक है, फिर सुनना, पंडित गोविंद बल्लभ पंत हिमालय पर्यावरण एवं विकास संस्थान, पंडित गोविंद बल्लभ पंत हिमालय पर्यावरण एवं विकास संस्थान कहां पर है? पंडित गोविंद बल्लभ पंत हिमालय पर्यावरण एवं विकास संस्थान की स्थापना कहां पर की गई है? ये अपने आप में कटारमल अल्मोड़ा में की गई है। ठीक है, इसको भी आप लोग ध्यान रखना। इसके अलावा विश्व बैंक की सहायता से राज्य में इसकी 2 प्रयोगशालाएं देहरादून और हल्द्वानी में कार्य कर रही हैं। ठीक हो, ये क्वेश्चन आप कई लोगों को ये पता नहीं रहता है और हल्के छोटे मोटे क्वेश्चन पूछ देता है एग्जामिनर। अब इसने हमने पढ़ा पंडित गोविंद बल्लभ पंत पर्यावरण संस्थान कहाँ पर है, हम रटते गए, हमने कहा कि ये जो संस्थान है अपने आप में ये है अल्मोड़ा में। अब क्वेश्चन कभी पूछ देगा कि हो सकता है कि गोविंद बल्लभ पंत पर्यावरण हिमालय जो संस्थान है उसकी 2 शाखाएं किन 2 जगहों पर स्थापित की गई, तो वहां हम बेहोश हो जाएंगे क्योंकि हम ऊपर ऊपर ही पढ़ने की आदत है। तो ध्यान रखना, इसकी 2 प्रयोगशालाएं हैं, 2 शाखाएं हैं, एक देहरादून में और दूसरी कहां पर कार्य कर रही है, हल्द्वानी में काम कर रही है। इसको भी आप लोग क्या करोगे, ध्यान में रखोगे। ठीक है, और ये जो प्रयोगशालाएं हैं राज्य में किसकी सहायता से शुरू की गई? विश्व बैंक की सहायता से। ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखोगे। फेलोशिप, राज्य सरकार पर्यावरण सुरक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्यों के लिए पीताम्बर पंत राष्ट्रीय पर्यावरण फेलोशिप प्रदान करती है। ये सब छोड़ दीजिए। पर्यावरण पुरस्कार देखिए, पर्यावरण सुरक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए राज्य में कई पुरस्कार दिए जाते हैं, जैसे गणरत्न सम्मान, हिमालयन एनवायरमेंट अवार्ड, CCI ग्रीन अवार्ड आदि। आपको सिर्फ ये याद रखना है कि ये जो अवार्ड के नाम दे रहा है इसका संबंध किस क्षेत्र से है। ठीक है, आप लोग इतना ध्यान रखोगे इन चीजों का संबंध किस चीज से है, यानी पर्यावरण सुरक्षा को प्रोत्साहन देने के राज्य में कई पुरस्कार दे रहे हैं, यानी गणरत्न सम्मान, इसके अलावा हिमालय एनवायरमेंट अवार्ड, नाम से ही लग रहा है कि हिमालयन एनवायरमेंट अवार्ड का संबंध किस चीज से होगा, साथ ही साथ CCI ग्रीन अवार्ड का संबंध किससे होगा, ये सब के सब किससे हैं, अपने आप में पर्यावरण से संबंधित है। ठीक है, इन चीजों का आप लोग ध्यान रखोगे। अगला देख लीजिए, इको क्लब। अब इको क्लब की बात आती है, केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के सहयोग से क्षेत्रीय समस्याओं के प्रति जागरूकता बढ़ाने हेतु राज्य के विद्यालयों में 1960 से इको क्लबों का गठन किया गया है। यानी इको क्लब क्या है, ये अपने आप में पर्यावरण से संबंधित है, इतना आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, इको क्लब का संबंध किससे है, पर्यावरण से संबंधित है। और जो इको क्लब है 1960 से इको क्लबों का गठन किया जा रहा है। अब इको क्लब नाम से लग रहा है इको, एनवायरमेंट, इकोलॉजी, ये सब चीजें इको है ना, तो ये उतना इंपॉर्टेंट पेपर की दृष्टि से आपका नहीं रहता है। ठीक है, अगला देखिए आप लोग, हिमालयी पर्यावरण शिक्षा संस्थान। अब ये क्वेश्चन हो सकता है कि आपसे पूछे, टिहरी एवं उत्तरकाशी जनपद के लगभग 95 गांव में जनवरी 1995 से इस संस्थान द्वारा हिमालय की पारिस्थितिकी को ध्यान में रखते हुए पानी और पेड़ के संरक्षण और संवर्धन के लिए 2 प्रकार की गतिविधियां आरंभ की गई हैं। पहला यह कि ढालढार वृक्ष विहीन पहाड़ियों में भूक्षरण से बचाने के लिए परंपरागत ढंग से चाल यानी वाटर हार्वेस्टिंग पाउंड का निर्माण तथा दूसरा जैव विविधता वाले वनों में व्यावसायिक दोहन रोकने की सुविधा। मतलब सिंपल सी मतलब एक चाल शब्द दिया है, इसको याद रखना। चाल किस चीज से संबंधित है, क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, यानी एक प्रकार के परंपरागत ढंग से चाल क्या होते हैं, जो आप लोगों ने देखा होगा गाँव वगैरह में पहाड़ों में जो होते हैं छोटे छोटे गड्ढे वगैरह बना दिए जाते हैं जिनमें पानी वगैरह मतलब स्टोर रहता है, बरसात वगैरह का पानी। ठीक है, चाल खाला आपने नाम सुना होगा। एक आपको ये याद रखना है कि भूक्षरण से यानी पानी वानी स्टोर होता है, भूमि का कटान वगैरह बचता है, ये आप लोग ध्यान रखना। चाल मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, वेस्टर हार्वेस्टिंग पाउंड इसको बोलते हैं, मतलब एक प्रकार का पाउंड टाइप का बनाता है, गड्ढा वड्ढा खोद के पानी स्टोर रहता है, ये याद रखना। दूसरा, हिमालयी पर्यावरण शिक्षा संस्थान, ये कब से वर्क कर रहा है और किस क्षेत्र में वर्क कर रहा है? 1995 से पानी और पेड़ के संरक्षण के लिए कार्य कर रहा है। कभी क्या अब तो क्वेश्चन पूछते हैं आपसे, कोई कुछ नहीं जानते हैं कि इनमें से कौन सी संस्थान उत्तराखंड में लगातार 1995 से पानी और पेड़ के संरक्षण हेतु अपना अलग से काम कर रही है, और ऑप्शन दे देगा हिमालय पर्यावरण शिक्षा संस्थान, गोविंद बल्लभ पर्यावरण संस्थान, इस टाइप से क्वेश्चन। तो वहां हम लोग बेहोश होने से जाएंगे। तो आपको चाल याद रखना है, दूसरा आपको हिमालय पर्यावरण शिक्षा संस्थान याद रखना है। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला पॉइंट आपका क्या आता है। देखिए इसने अगला दिया है उत्तराखंड सेवा निधि वगैरह, ये सब हो गया। ठीक है, ये सब नहीं आता पेपर में। सेंटर फॉर एक्सीलेंस वगैरह सब छोड़ दीजिए इसके नीचे का। अगला आता है पर्यावरण मित्र योजना। आपको पर्यावरण मित्र योजना अब नहीं आती पेपर में, हालांकि 2006 से हमारे वन मंत्री जी जो हैं हरक सिंह रावत जी के प्रयासों से शुरू किया गया था श्रीनगर में। ये पेपर में अब बहुत ज़्यादा नहीं आएंगे पेपर में। ठीक है, इको टैक्स कहाँ शुरू हुआ था? मसूरी में शुरू किया गया था 2009 से, ये भी बहुत ज़्यादा पेपर में नहीं आता, ये भी छोड़ सकते हैं आप लोग। माइक्रो मीटरियोलॉजिकल टावर, ये सब छोड़ दीजिए। ठीक है,
देहरादून में वन अनुसंधान संस्थान में की गई एक, हाँ ये क्वेश्चन देख सकते हैं कि ये कहाँ स्थापित किया गया है। मतलब जो माइक्रो मीटरियोलॉजिकल टावर जो है ये देहरादून में अपने आप में स्थापित किया गया है। वो कहाँ पे? वन अनुसंधान संस्थान में, FRI में, ठीक है। एक ये देख लेना। गंगा प्रदूषण पे दे रहे हैं आपको, गंगा प्रदूषण पे कुछ नहीं, सबसे पहले एक पॉइंट गंगा प्रदूषण पे सबसे नीचे दिया, देखो 1985 से इसके लिए प्रयास शुरू किए गए, गंगा को शुद्ध करने के लिए। एक पॉइंट ये याद रखना, गंगा एक्शन प्लान कब से शुरू हुआ था, सबसे पहला क्वेश्चन ये याद रखना है, ठीक है। 14 जून 1985 सर्वप्रथम वाराणसी में शुरू किया गया था, एक याद रखना। दूसरा 2008 से 68 दिनों के अंदर इलाहाबाद हाईकोर्ट ऑफ फरीदाबाद की केंद्र सरकार ने पहल शुरू किया आंदोलन। ये कुछ नहीं पढ़ना है आपको। राष्ट्रीय नदी का दर्जा कब दिया गया था, एक पॉइंट ये याद रखना, गंगा को राष्ट्रीय नदी, ये GS के अंतर्गत आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। 4 नवंबर 2008 को इसको राष्ट्रीय नदी के दर्जा दिया गया था। उसके अलावा राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी, ये आप लोग ध्यान रखना, 2008 में इसका गठन किया गया था, क्योंकि ये गंगा नदी की सफाई के लिए ही सब चीजें चल रही है, ठीक है। स्वच्छ गंगा मिशन आप लोग जानते हैं अक्टूबर 2009 से इसको शुरू किया गया था, और इसके अलावा इसमें कुछ नहीं पढ़ना है। गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण, ये भी आपको सब छोड़ दिए। स्पर्श गंगा अभियान देख लेना आप लोग 2009 से, वैसे सब पुराने हो चुके हैं, इतना आपसे क्वेश्चन नहीं पूछता है, ठीक है। ये सिर्फ कब से शुरू हुआ था, इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना है, और वो भी फेमस जैसे गंगा एक्शन प्लान पूछता है, राष्ट्रीय नदी कब घोषित की गई और प्राधिकरण कब बनाया गया, यही पूछेगा आपसे, पूछेगा तो, ठीक है। नमामि गंगे अभियान इनमें सबसे करंट है, सबसे रिसेंट है, तो वो आपको ध्यान रखना है। नमामि गंगे अभियान 2014 से मतलब मोदी सरकार ने इसकी घोषणा की थी, और 7 जुलाई 2016 से इसको शुरू किया गया था, ठीक है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, नमामि गंगे परियोजना कब से आपकी शुरू हुई थी। उसके अलावा पढ़ते रहना इसके बारे में, यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम है। एक ये पढ़ लेना, गंगा एक्शन प्लान, राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया था, नमामि गंगे अभियान कब का था, प्राधिकरण कब बना था, यही, क्योंकि सब गंगा नदी की सफाई के लिए है, ठीक है। अब आज का आता है आपका अंतिम चीज, वो आता है मापतौल प्रणाली। मापतौल प्रणाली का मतलब ये यहाँ से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। इस चैप्टर से जो सबसे ज्यादा आने की संभावनाएं हैं क्वेश्चन की, वो यही आती हैं जो मापतौल प्रणाली वाली चीजें होती हैं, ठीक है। मापतौल प्रणाली वाली चीजों से क्वेश्चन आता है, वो भी परंपरागत। ये मैंने आपको जिला सीरीज नहीं, इंडिविजुअल टॉपिक सीरीज के अंदर कराया होगा, आप लोग चेक कर लेना उसको। मापतौल प्रणाली वाला बहुत ज्यादा नहीं है। आपको एक चीज जैसे इसमें दिया है, पहला देखो, ठोस चीजों को मतलब तोलने के लिए, यानी अन्न वगैरह, यानी जो ठोस होती थी, लिक्विड फॉर्म पे ना हो, जो ठोस होती थी, चावल गेहूं वगैरह इस टाइप के, ठीक है। दूसरा ठोस धातु को नापने वाला, धातु मतलब जैसे सोना चांदी लोहा एल्यूमिनियम इस टाइप की, ठीक है, धातु वाली चीजें। और तीसरा द्रव मापने वाली, द्रव मतलब जैसे तेल इस टाइप की चीजें, ठीक है। और उसके अलावा लंबाई भूमि आदि नापने वाली। अब आपको ये याद रखना होगा इनमें से कौन सा एक मतलब अन्न मापने वाली प्रणाली थी, या इसका नाम पूछ सकता है कि जैसे शेर क्या था, कुड़ी क्या था, पाथा क्या था, डाला क्या था, और इसके अलावा दून क्या होता था, मासा क्या होता था, तामी क्या होता था, सोल मुट्ठी बराबर कितना होता था, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है। यानी सिंपल सी बात है, आपको एक तो ये याद रखना है कि एक मुट्ठी बराबर कितने ग्राम होता है, 62.5 ग्राम होता है, ठीक है। एक तो ये याद रखना, और जो मुट्ठी होती थी वो किस चीज को मापने के लिए प्रयोग की जाती है। अब मुट्ठी में आपको ये द्रव चीज तो नापो कि नहीं, ये अन्न वगैरह को मापने के लिए उत्तराखंड में पहले से मुट्ठी, आपने अपने ग्रामीण इलाके से बिलोंग करते होंगे, आपने सुना भी होगा इसके बाद, इतनी मुट्ठी जमीन थी। मुट्ठी का मतलब एक मुट्ठी में जितना मतलब आपका अनाज आएगा, उसको जितना एरिया वो कवर करेगा, जितने में उसका मतलब उत्पादन होगा, उतना एक मुट्ठी होता था। तो वर्तमान में एक मुट्ठी के बराबर आपसे पूछ सकता है, आपको ये पॉइंट याद रखना है। बाकी आप कैलकुलेशन करते रहना, एक मुट्ठी बराबर 62.5 ग्राम है तो 10 मुट्ठी बराबर कितना होगा, ये उससे इंटू कर देना है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं पूछेगा। दूसरा जो शेर कुड़ी पाथा डाल कुड़ी पाथे दून, ये क्रम पे लिख लो, मतलब मुट्ठी लिखो, मुट्ठी बराबर 62.5 ग्राम। आपको वैसे ख्याल इंडिविजुअल टॉपिक सीरीज मैंने जिला सीरीज के अंदर मतलब जो इंडिविजुअल टॉपिक सीरीज पढ़ाई है उसमें देखना आप लोग, ये आपको वहां इजीली समझ आ जाएगा। और इसको इसी तरीके से शुरू करना, जैसे पाथा क्या है पूछ देगा आपसे, जैसे इसमें देखना आप लोग, ठोस को मापने में एक जगह पे पाथा लिखा है, 8 पाथा बराबर 1 डाल। वैल्यू कम पूछता है, उतना ज्यादा नहीं पूछता है, लेकिन पूछ देगा पाथा क्या है, तो आप वहां पे बताओगे कि पाथा उत्तराखंड में परंपरागत रूप से अन्न मापने की एक प्रणाली थी, ठीक है। इसी प्रकार से आपसे दूण पूछ दिया या कूड़ी पूछ दिया, इस प्रकार से। इसी प्रकार से रत्ती पूछ दिया, रत्ती क्या होगा, तो धातु नापने वाली प्रणाली, और 8 रत्ती बराबर 1 मासा होता था। या मासा क्या होता है, या तोला क्या होता था, पल क्या होता था, टका क्या होता था, ये सब के सब धातुओं को मापने का एक तरीका होता था, ठीक है। इसके अलावा द्रव मापने वाली प्रणाली होती थी, तामी क्या है, तामी एक द्रव मापने वाला, ताम कहते थे, ठीक है। लंबाई है, यानी 16 मुट्ठी बराबर 1 नाली जमीन होती थी, 2.5 नाली में 1 बीघा जमीन होती थी, ये आपको याद रखना है परंपरागत रूप से। और ये क्वेश्चन अब ऐसे तो मैं पढ़ाऊंगा नहीं इसको, ये आपको इंडिविजुअल टॉपिक सीरीज में मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया है, ठीक है। अब देखिए नीचे कुछ क्वेश्चन आंसर दिए, इसलिए बहुत ज्यादा नहीं है। जय प्रौद्योगिकी संस्थान अभी बताया मैंने पंतनगर में, पहला क्वेश्चन। 1 किग्रा में कितने मुट्ठी होते हैं, अभी बताया था मैंने, 1 किग्रा में 16 मुट्ठी होते हैं। ये कैलकुलेशन आप देखना, ऊपर जो ये दे रखा है इसको इसी तरीके से आपको पढ़ना है, ठीक है। पर्यावरण मित्र योजना 2006 में भी हरक सिंह रावत जी वाला जो मैंने बताया था। आईटी की नवीनतम तकनीकों के स्थान पर उपलब्ध कराने के तो हर्मिटेज भवन की स्थापना अभी पढ़ा दिया आपको नैनीताल
नैनीताल में। 65 एकड़ क्षेत्र में आईटी पार्क स्थापित कहाँ किया गया है? देहरादून में स्थापित किया गया आईटी पार्क है। आईटी बीटी पार्क कहाँ है? यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी पार्क पंतनगर में, ये पढ़ाया मैंने आपको। राज्य में ई डिस्ट्रिक्ट योजना 2009 से, ये पढ़ाया मैंने आपको। गंगा को केंद्र द्वारा राष्ट्रीय नदी का दर्जा नवंबर 2008 में, ये पढ़ाया मैंने आपको। आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान एरिस की स्थापना मैंने पहले पढ़ा दिया आपको नैनीताल में। विज्ञान धाम की स्थापना देहरादून, ये पढ़ा दिया है। एक नाली जमीन में कितने वर्ग किमी होते हैं? 200 वर्ग किमी होते हैं, ये आपको बता दिया है। निम्न में से कौन सा सुमेलित है नहीं है, ये आप देख लेंगे, ठीक है। निम्न में से सुमेलित वाला राज्य में स्पर्श गंगा अभियान की शुरुआत पूछ रहा है दिसंबर 2009, जबकि नमामि गंगे आप पूछेगा, ठीक है। केंद्र द्वारा सोलर सिटी के रूप में कहाँ विकास किया जा रहा है? देहरादून में इसका विकास किया जा रहा है, ठीक है। ये था आपका आज का चैप्टर, जिसके अंदर हमने क्या देखा, विज्ञान वगैरह से संबंधित और परंपरागत मापतौल प्रणालियां। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, इस चैप्टर में सबसे ज्यादा अगर आप लोग फोकस करेंगे तो वो करेंगे मापतौल प्रणाली में, ठीक है। और आपको ऐसे अगर मापतौल प्रणाली समझ नहीं आती बुक से, तो मैंने ये करा रखा है, इंडिविजुअल टॉपिक सीरीज देखना प्लेलिस्ट में जाके, उससे करना। अब आपके 3 चैप्टर कंप्लीट हो गए और तीनों चैप्टरों के आप लोग स्टार्टिंग में जो वन लाइनर दिए हैं उसको अब तैयार करो उन तीनों चैप्टरों के। आज शाम को इसी की टेलीग्राम पे आपको क्विज देखने को मिलेगी, ठीक है। अपना ध्यान रखिए, फिर मिलते हैं आपके साथ अगले सेशन पे। थैंक यू।